तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी पढ़ने के बाद फिर हम लोग जूलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने एंड कर लिया है, लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेज हैं उसमें। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो बॉटनी का क्लास है वो अभी पब्लिक जा रहा है। लगभग 40-45 लेक्चर आप लोगों को पब्लिकली ये क्लासेस मिलेंगी। इतना ज़्यादा लेक्चर मैं पब्लिक दे रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ इसलिए कि आप साइंस के क्लास को बेहतर तरीके से समझ जाइए। 40-45 लेक्चर पढ़ने के बाद आपको इतना आइडिया तो लग ही जाएगा कि बाकी के शेष क्लासेस किस तरीके की होंगी। ये साइंस की क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, सब कुछ आप अंदाज़ा लगा लेंगे ताकि फिर आगे की क्लास ज्वाइन करने में आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 क्लास पब्लिक करते हैं, उसके बाद वो पेड ग्रुप पे उनका जाने लगता है, फिर होता है कि आप एडमिशन लीजिए फिर पढ़िए। मेरा मानना है कि ठीक है चलिए, साइंस में मैं आप लोगों को ढेर सारी क्लासेस पब्लिकली दूंगा। लगभग मान चलिए कि आधा बॉटनी तो मैं दे ही दूंगा। ये वाला पूरा जो यूनिट में अभी चल रहा है हम लोगों का, ये यूनिट में पूरा पब्लिक दे ही दूंगा, जिसमें अभी कवक बचा हुआ और लाइकिन बचा हुआ है। 2 चीज़ें और पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बाकी के क्लासेस मेरा पेड ग्रुप में जाएगा। तो इतने क्लासेस से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्लास कितना महत्वपूर्ण है या कितना बेहतर है, आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे जो कंटेंट है जो मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, महत्वपूर्ण है या नहीं। तो सब कुछ आप अंदाज़ा लगा लेंगे, फिर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। और मेरे जितनी भी क्लासेस रहे हैं सब क्लासेस का मेरा मुख्य ध्येय यही रहता है कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहिए और किसी भी स्ट्रीम का रहिए, चाहे आप आर्ट के या साइंस की। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि नहीं मैं हर क्लास से कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें फील कर रहे हैं कि नहीं हर क्लास में मुझे कुछ न कुछ नया मिल रहा है, कुछ मैं सीख रहा हूँ, तो फिर आप सही ट्रैक पे हैं, फिर आप आँख बंद करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बॉटनी में मेरा 40-45 लेक्चर देने का, पब्लिक देने का कोई इरादा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा लेक्चर पब्लिक दूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर 1 यूनिट आप पूरा पब्लिक दे दीजिए। मैंने उनके बात का मान रखा, सम्मान रखा और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितना भी लेक्चर जाएगा पहले यूनिट में 40 लेक्चर 45 लेक्चर जो भी जाएगा, मैं 1 यूनिट पूरा पब्लिक कर दूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ जाइए। फिर आगे की क्लासेस जो हम लोग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये क्लास सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने डीप में जा कर के हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी क्लासेस की तरह साइंस को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं, आसान बना करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये परेशानी ना हो कि साइंस की क्लास है तो बहुत टेढ़ी हो गई। जब हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल इतिहास की तरह समझ लिया, पढ़ लिया, तो फिर जूलॉजी और बॉटनी तो बहुत ही मेरे लिए हलवा का खेल है। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तो जूलॉजी और बॉटनी में मैं बहुत डीप जा करके पढ़ा सकता हूँ। फिर भी मैं इतना ज़्यादा डीप जा रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज वहाँ तक नहीं जाएगा, उतना नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए, आपकी समझ के लिए ज़रूरी होता है कि उतना डीप जा करके पढ़ाया जाए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें डीप जाने की ज़रूरत होती है, भले ही एग्जाम में उतना डीप ना आए, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट दिमाग में आसानी से आ जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब फैक्ट रटने में बहुत मुश्किल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। और ये साइंस हम लोगों का लास्ट जो एक सेक्शन है जीएस के लिहाज से देखा जाए तो हम लोगों ने पूरा इतिहास पढ़ लिया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ लिया है। लगभग 300 से ज़्यादा लेक्चर हैं हिस्ट्री में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डीप में जाकर के हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है। हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ लिया, लगभग 200 से ज़्यादा लेक्चर है पूरे पॉलिटी में। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा है, लगभग उसमें भी 50 से 86 लेक्चर हैं इकोनॉमी में। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा है, लगभग 120 से ज़्यादा क्लासेस हैं ज्योग्राफी में। अभी मैपिंग वाला सेक्शन उसमें बचा हुआ है। अगर मैं मैपिंग कराना शुरू करूंगा तो बहुत डीप में जाकर के मैपिंग कराऊंगा तो कम से कम 50-60 लेक्चर मैपिंग में लगेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस हम लोगों का ये चल रहा है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आर्ट एंड कल्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंटरनेशनल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। साइंस के बाद अगर सिविल सर्विसेज के देखा जाए तो सिर्फ मेंस की कुछ चीज़ें बचेंगी, 2-3 चीज़ें बचेंगी। एक इथिक्स बचेगा मेंस के लिए, दूसरा चीज़ मेंस के लिए जो बचेगा वो आपका बचेगा आर्ट एंड कल्चर हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। इंटरनेशनल हम लोगों ने मेंस के लिए पढ़ ही लिया है। तो एक यूपी वाले जो हैं, जो अलग अलग स्टेट वाले, उनके लिए यूपी स्पेशल बचेगा।
और एक जो है कि अगर यूपीएससी आप दे रहे हैं तो आपको जो है कि गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस आसान है, अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन वो देखा जाए तो 40-40, 50-50 लेक्चर का है, वो समझने के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। इसमें गुड गवर्नेंस में कई सारी सरकारी योजनाएं, बाकी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है कि ये किस प्रकार से एक सुशासन के लिए आवश्यक है। तो लगभग हम लोगों का यूपीएससी के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। जो अदर स्टेट के लोग हैं जैसे बिहार, अब तो एक ट्रेंड चला है कि लोग बिहार पीसीएस के लिए अलग पढ़ा रहे हैं और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है कि कोर्स वो लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअल में ये भी बाजारवाद का एक फंडा है, आपको मेंटली साइकोलॉजिकली उस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो आप बिहार के लिए पढ़िए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बिहार पीसीएस उसमें कुछ नहीं होगा। आपको एक बार प्रॉपर वे में बेहतर अध्ययन करना होगा, आपको प्रॉपर वे में बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करना ही होगा। उसके बाद आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको अलग अलग स्टेट पीसीएस के लिए अलग अलग कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने स्टेट का स्पेशल पढ़ना होगा। जैसे यूपी पीसीएस अगर देना है तो यूपी स्पेशल जो मेंस में आ रहा है पेपर 5 और 6 वो आपको पढ़ लेना होगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे ईजी हो जाएगा। आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो इतना डेवलप होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे यूपी में पूछ दिया कि यूपी में बढ़ते हुए अपराध के कारण क्या है, तो इसके लिए आप हर चीज़ किताब से थोड़ी पढ़ेंगे, किताबी नॉलेज लेके चलेंगे कि अपराध के कारण। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा, देश दुनिया के बारे में जानना होगा, न्यूज़ से अपडेट होना होगा। देखेंगे घटनाओं के बारे में एनालिसिस करने भी आपको आनी चाहिए कि कोई भी अपराध हो रहा तो उसके घटनाओं का एनालिसिस करिए, क्या कारण है। जब एनालिसिस करेंगे तो आपके मौलिक कारण निकल के आएगा और बहुत ही सटीक कारण निकल करके आता है। इसके लिए आप किताब में जाकर नहीं पढ़ेंगे, किताब में लिखा हुआ है अपराध के ये कारण तो आप उसे मान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करना होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमताएँ होनी चाहिए कि आप इतना तो अपने बुद्धि को विकास दीजिए कि आप किसी घटना का एनालिसिस कर सकिए। अगर आपने मेरे सभी कोर्सों को पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि मैं हर एक घटना का एनालिसिस करते हुए चलता हूँ। इतना पढ़ने के बाद आपकी जो बौद्धिक क्षमता जितना डेवलप करेगी, या मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से कि आप हर घटना का अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जब एनालिसिस कर सकते हैं तो आप लिख, आपकी कलम रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी, वो मौलिक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के कारण के लिए आप किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको झांकने की ज़रूरत है। अगल बगल बढ़ते हुए अपराधों के कारणों पर निगाह डालने की ज़रूरत है, सूक्ष्म विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आप उसका विश्लेषण करिए, देखिए, जानिए, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। तो साइंस पढ़ने के बाद हाँ एक चीज़ और बच जाएगा, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। अगर साइंस ये ख़त्म होता है उसके बाद कुछ लोग तैयार होंगे तो मैं टेक्नोलॉजी भी पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपका पूरा मेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल, मध्य प्रदेश स्पेशल कहेंगे तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा दूंगा। इस समय सबसे आसान देखा जाए तो बिहार हुआ है, उत्तर प्रदेश हुआ है, बिहार हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है, राजस्थान हुआ है। वहाँ पे पीसीएस वगैरह का सिलेबस ईजी हो गया है। यूपीएससी इसमें सबसे टफ सिलेबस बना दिया था कि वहाँ पर आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, इथिक्स भी पढ़ना है। एक बार अगर इथिक्स आप लोग पढ़ लेंगे तो हर स्टेट में काम करेगा। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एथिक्स नहीं होता है, एथिक्स का पूरा सिलेबस एक ही है। एक बार पढ़ लेंगे, जितने भी स्टेट आपको देने हर स्टेट में काम कर जाएगा। क्योंकि ये मैंने बताया कि ये बाजारवाद का फंडा है। कोचिंग्स वाले आपको नए नए कोर्स लॉन्च करेंगे, नया नया नाम देंगे उसका, ये नाम वो नाम, और उस नाम की वजह से आपको कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पर अट्रैक्ट होइए और एडमिशन लीजिए। जैसे होता नहीं कि आप किताब ले रहे हैं, हर साल किताब का कवर बदल दिया जाता है। आप इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। आपने कोई किताब पढ़ा, मान लीजिए आपने बिपिन चंद्रा का किताब लिया, आप आज से बिपिन चंद्रा की 10 साल पहले की किताब देखिए, आपकी किताब देखिए, कंटेंट देखेंगे, अंदर लिखा हुआ सब कुछ सेम है, का की के मात्रा भी सेम है, वो भी नहीं बदला हुआ है। लेकिन ऊपर का कवर देखेंगे बदला हुआ है, कलरफुल है, अलग अलग तरीके का कवर है, हर बार चेंज हो रहा है कवर, जिससे क्या होता है लोग अट्रैक्ट होते हैं कवर देख करके। तो ये जो सिस्टम चला है आजकल देखते होंगे ना, हर बैच का नाम देता है कोई अलग अलग नाम देते हैं बैचेज के, सिलसिला बैच, तो फिर उसके बाद विकास बैच, है ना, तोड़ बैच, ऐसे ऐसे नाम मैंने देखे। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक ही बच्चे से बार बार आपसे एक ही विषय में एडमिशन ले लिया जाए। एक ही विषय मतलब हो गया कि आप आइए, एक बार पढ़ चुके हैं जीएस, फिर से पढ़िए, बैच का नाम चेंज हो गया ये, है ना, फिर बैच का नाम चेंज करेंगे, फला नाम ये, तो अलग अलग नामों से बैच लॉन्च करेंगे, फिर आपको उसी तरीके से एडमिशन करवाएंगे। और ये आप इस साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने इतिहास आपको समझाया है कॉन्सेप्ट के साथ, मैंने सारी अवधारणाओं को क्लियर कर दिया, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने दे दिया, अब मैं दोबारा इतिहास आपको पढ़ाऊँगा तो क्या दे सकता हूँ?
बहुत करूँगा, 2-4 नया फैक्ट मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा उसकी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट तो चेंज होंगे नहीं, कॉन्सेप्ट फिक्स है, हो गया। नए शोध जो आ रहे हैं, नए शोध जितने भी आ रहे हैं, मैंने सब नए शोध, नए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। अभी ऐसे कोई नया शोध नहीं है जो पूरे इतिहास को पलट कर रख दे, ऐसा कोई शोध नहीं आया जो इतिहास की धारा को बदल दे, पलट दे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है पूरी तरीके से कहते गलत हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं। जो हम लोग पढ़े हैं वही आने वाला है, वही लिखने वाले हम लोग, और वही एग्ज़ाम में काम आएगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। कोई आमूल चूल इतिहास में परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी विषय में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ करंट की चीज़ें जुड़ जाती हैं बस। तो आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप वो खुद करिए। अगर हर चीज़ आप दूसरे के सहारे करेंगे, करंट अपडेट भी आपको दूसरे के सहारे करना है, तो फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बंद कर दीजिए। मेरा सीधा सा मतलब है, फिर ऐसे लोग ना करें सिविल सर्विसेज की तैयारी। ऐसे लोग फिर एक दूसरी एग्जाम की तैयारी करें, ताकि इन चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाए। आपकी डिपेंडेंसी जब तक ख़त्म नहीं होगी कोचिंग्स पे, टीचर पे, तब तक आप सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ के लिए आप डिपेंड रहेंगे कि अपडेट मैटर भी हमें चाहिए, करंट की भी घटना होती है कैसे एनालिसिस करना है वो भी आपको चाहिए। तो फिर क्या मतलब, फिर आप मेंस में कैसे लिखेंगे? क्योंकि मेंस में बना बनाया क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो बना बनाया क्वेश्चन आ गया और आप उसे रट के गए और लिख करके चले, वहाँ तो खुद कलम चलाना होगा, खुद की थिंकिंग डेवलप करनी होगी। तो वो चीज़ें डेवलप करने की आप कोशिश करिए कि हमारे जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो बौद्धिक विकास है, विश्लेषण करने की क्षमता, आलोचना समालोचना करने की क्षमता, छिद्रान्वेषण करने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं आप अपने अंदर डेवलप करिए, कोशिश करिए डेवलप करने की। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, डेवलप हो जाएगा। लिखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हम लोग एल्गी पे डिस्कशन कर रहे हैं, और मैंने एल्गी पर कई सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अभी हम लोग एल्गी के वर्गों पे डिस्कशन कर रहे हैं। कुल मिला के 5-6 वर्गों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये एल्गी का वर्ग, शैवालों का वर्ग किस आधार पे बनाया गया? तो शैवालों में पाए जाने वाली कुछ खास विशेषताओं के आधार पर शैवालों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे देखा जाता है कि शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है, उस वर्णक के आधार पे एक वर्ग बनाया गया। शैवालों के अंदर जो भोजन संचित हो रहा है, वो भोजन किस रूप में संचित हो रहा है, उसको बेस बना करके एक वर्ग बना दिया गया। तो 3-4 चीज़ें ऐसी बनाई गई, बेसिस 3-4 ऐसे आधार बनाए गए। उन आधारों को रख करके शैवालों को 5-6 वर्गों में बांट दिया गया। जिसमें पहला वर्ग जो था साइनोफाइसी वर्ग। पहला वर्ग का मतलब ना, हम लोगों ने जो पहला वर्ग पढ़ा है, जरूरी नहीं कि उसे पहला माना, जिसमें पहला दूसरा कोई नहीं है, 5-6 वर्ग है। किसी को भी पहला मान लीजिए, किसी को दूसरा मान लीजिए। हम लोगों ने साइनोफाइसी वर्ग पे डिस्कशन कर लिया, जिसे नीलहरी शैवाल बोला जाता है। और मैंने बताया था कुछ शैवाल एक प्लांट है, पादप है, तो पादप के भी एक प्रभाग में, एक वर्ग में रखे जाते हैं। तो साइनोफाइसी जो शैवाल था वो पादप वर्ग का साइनोफाइटा वर्ग में रखा गया था, जिसे नील हरित शैवाल बोला जाता है। तो नील हरित शैवालों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन शैवालों के बारे में। ये भी खूब पाए जाते हैं, हरे शैवाल। थोड़ा देखिए इनको, चित्र आप देखेंगे, ये हरे शैवाल है। अलग अलग टाइप के हरे शैवाल। मैंने थैलस आप लोगों को पढ़ाया था, बस उस थैलस को ध्यान रखिए। एक्चुअल में जो थैलस हम बात करें, देखिए अलग अलग प्रकार के थैलस है तो ग्रीन शैवाल ये स्टार टाइप का थैलस है। मैंने बताया था कि स्टार बेस, उनका आकार स्टार टाइप का होता है। इस तरह के स्टार टाइप का थैलस है ये। यहाँ पे देखेंगे कुछ ब्रांचेस टाइप के थैलस हैं, कुछ थैलस आपको देखेंगे उस तरीके के मिलेंगे। क्या नाम है कि ये देखिए फिलामेंटस टाइप का थैलस है ये, तंतुवत थैलस। तो ये सभी ग्रीन शैवाल हैं जिनका थैलस अलग अलग प्रकार का है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं ग्रीन शैवालों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन महत्वपूर्ण शैवाल है ये। प्रश्न पूछता है ग्रीन शैवालों को लेकर, खूब अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से पूछ देता है ग्रीन शैवालों के संदर्भ में। पूरे शैवालों में सबसे महत्वपूर्ण शैवालों की बात की है तो नीलहरी शैवाल और ये हरे शैवाल, 2 शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितना प्रश्न बनेंगे, जैसे खासतौर से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो शैवालों को लेकर के इन्हीं से प्रश्न बना देता है। समानतः प्रश्न पूछे जाते हैं शैवालों को लेकर के, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से शैवाल हानिकारक हैं, कौन से रोग फैलाव जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। तो समानतः इन्हीं 2 शैवालों से बन जाता है। लाल शैवाल भी इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पर देखा जाए तो। अगर 3 शैवाल आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, नीलहरी शैवाल, हरे शैवाल, लाल शैवाल, तो आपका 90% प्रश्न शैवालों से आता है तो मिल जाएगा। बाकी चीज़ें शैवालों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। शैवाल के जो वास स्थान, हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके सेल स्ट्रक्चर को देख लिया हम लोगों ने, उनके रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया। तो कई सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। तो ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हरे शैवाल। हरे शैवाल एक एक करके समझते चलिए। जब हरे शैवाल की बात करते हैं तो ये शैवालों का जो वर्ग है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है सब। शैवालों का जो वर्ग है उसे बोलते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग। क्लोरोफाइसी वर्ग। वैज्ञानिक फ्रिश थे, फ्रिश नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने
इसे क्लोरोफाइसी नाम दिया था इस वर्ग को, कि ये हरे शैवाल इस वर्ग क्लोरोफाइसी वर्ग में रहेंगे। अगर पादप जगत का प्रभाग कौन सा है, यानी प्लांट में कौन सा प्रभाग में आता है, तो इसे बोलते हैं क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। जैसे वहां पे साइनोफाइटा था पादप जगत का प्रभाग नीलहरी शैवालों में, यहाँ पे क्लोरोफाइटा है। और ये नाम जो दिया गया है जो है कि शैवालों को क्लोरोफाइसा, ये नाम दिया गया है वैज्ञानिक फ्रिश के द्वारा, फ्रिश द्वारा नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। मैंने बताया था कि हरे शैवाल है तो जाहिर सी बात है हरे शैवाल का मतलब हो गया कि इसमें क्लोरोफिल बड़ी मात्रा में पाई जाएगी। और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था शैवालों में वर्णक पिगमेंटेशन के बारे में, तो मैंने बताया था कि शैवालों में कई प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे हरा शैवाल हो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें क्लोरोफिल ही पाया जाएगा, और भी चीज़ें पाई जा सकती है, और भी पिगमेंट पाया जा सकता है। लेकिन ये हरा इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जो क्लोरोफिल है ये बाकी पिगमेंट के ऊपर प्रभावशाली है, इस वजह से हरा नज़र आ रहा है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इस वजह से ये हरा नज़र आता है। इसी कारण इसका नामकरण हरा शैवाल कर दिया गया, इसे हरा शैवाल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लिखिए, लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। लिखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक फिश ने, प्रसिद्ध वैज्ञानिक फिश ने इस वर्ग के शैवालों को क्लोरोफाइसी नाम दिया, क्लोरोफाइसी नाम दिया। लिखिए, इस वर्ग के शैवालों में, इस वर्ग के शैवालों में क्लोरोफिल ए और बी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा यह वर्णक अन्य वर्णकों पर प्रभावशाली होता है, अन्य वर्णकों पर प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रभावशाली अन्य वर्णकों पर प्रभावशाली होकर, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, अन्य वर्णकों पर प्रभावशाली होकर गहरा हरा रंग प्रदान करता है, गहरा हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है। इसीलिए इसे हरा शैवाल कहा जाता है, हरा शैवाल कहा जाता है, ध्यान रखिए। अच्छा, शैवालों को लेकर के हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा, जहाँ कहीं भी हरा शैवाल पूछेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बायोलॉजी से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, तो वहाँ भी काम आ जाएगा। लेकिन ये है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अलग है, हो सकता है टीजीटी पीजीटी में शैवाल भी एक टॉपिक हो, तो जो टॉपिक मैच करेगा वो तो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में हम लोग जा रहे हैं, हर जगह काम आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आसान है, मैंने बताया कि साइंस को किस तरीके से आसान इतिहास की तरह प्रेजेंट किया जाता है, उस वे में हम लोग लेकर के साइंस चल रहे हैं। आप लोगों को बहुत टफ यहाँ पे नहीं, टर्मिनोलॉजी नहीं लग रहा होगा, जो भी टर्म्स टफ आते होंगे मैं उस टर्म्स को पूरी तरीके से खोल के रख देता हूँ, उसका ऑपरेशन कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ भी कठिन न लगे। जो भी वर्ड आ गया उस वर्ड को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि साइंस में जो कठिनता है वो चीज़ें आपके समाप्त हो जाए, और उस लेवल पर जा करके कोई पढ़ाता नहीं, ताकि लोग रटक के आते हैं और सीधे सीधे जो भी आता है वो पीपीटी बनाओ लेके चले आए, तो तोड़ते नहीं हो, उतना मेहनत भी नहीं करते हो। मेरा है कि एक एक वर्ड को मैं आप लोगों के सामने इसलिए तोड़ देता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग साइंस में जीरो जानते हैं, आपको साइंस की ABC भी नहीं पता है। इसलिए मेरा रहता है कि आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाए, एक एक शब्द आप समझ लेंगे तो आपको साइंस को लेकर के जो कठिनता है वो दूर हो जाएगी, फिर आपको मज़ा आएगा। जब तक आपको किसी विषय में मज़ा ना आए फिर वो विषय पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ साइंस पढ़ाऊँ और आपको मज़ा ही ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे विषय को पढ़ने का, फिर आप मत पढ़िए मुझसे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ये हरा शैवाल किस लिए बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी बाकी वर्णों पे क्या होता है, प्रभावशाली होता है, बाकी जो वर्णक है प्रभावशाली होता है।
तो प्रभावशाली होने का मतलब क्लोरोफिल हरे रंग को प्रदान करता है, तो गहरा हरा रंग प्रदान कर देता है, इस वजह से इसे बोलते हैं हम लोग हरा शैवाल कहा जाता है। इसी में एक चीज़ और लिख लीजिए, इसकी 425 से ज़्यादा वंश और 65,000 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं, जातियाँ पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है ये। हरे शैवाल के वंश लगभग 425 से ज़्यादा है और इसके अलग अलग जातियाँ 65,000 से ज़्यादा हैं। तो अंदाजा लगा कितनी वैरायटीज़ में। कुल मिला के बस ये लिखाने का मतलब ये है मेरा कि आप इस वैरायटी को कंसीडर करिए। आप देखिए कि जो कुदरत ने किस तरीके का निज़ाम बनाया है कि एक ही चीज़ को कितनी वैरायटीज़ देती है। छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर में कोई ना कोई तो ऐसा पावर है, शक्ति है, जिससे हम कुदरत बोलते हैं, जो हर चीज़ को एक मैनेज तो कर ही रहा है। इंसान बनाया, अरबों इंसान बनाया, हर इंसान अलग अलग तरीके का बनाया, सबकी आवाज़ अलग, सबका रूप रंग चेहरा, बोलने चलने का ढंग अलग। तो आप समझ सकते हैं कितनी वैरायटीज़ हैं और ये वैरायटीज़ कैसे बन रही हैं। तो कोई तो है जो इतना पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकता है, जो हमारे इमेजिनेशन से परे, हमारे कल्पना से परे है। वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हो गया। ये शैवाल कई जगहों पाए जाते हैं, जैसे स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। लेकिन हरे शैवाल कई जगहों पर पाए जाते हैं। ठंड ज़्यादा है, थोड़ा हाथ कम चल रहा है मेरा, आप लोग आराम से नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। जैसे स्वच्छ जल, हालांकि मैंने लिखा है कि शैवाल कई जगह पाए जाते हैं। स्वच्छ जल के कुछ नाम, बस यहाँ में ये लिखवाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ हरे शैवालों का नाम भी आपको दिमाग में होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न पूछता है। तो स्वच्छ जल के शैवालों की अगर बात की जाए तो जैसे स्पाइरो गायरा, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स जिग्निमा, ये स्वच्छ जल के शैवाल है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इतना डीप में जाकर के नहीं पूछेगा वो स्वच्छ जल का शैवाल कौन है, खासतौर से स्टेट पीसीएस वगैरह में इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए प्रश्न, क्योंकि प्रश्न सीधे पीजीटी लेवल का प्रश्न है या फिर जो नेट दे रहे हैं बायोलॉजी वगैरह उस लेवल की चीज़ों पे चले जा रहे हैं हम लोग। लेकिन इतना डीप जाके नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा। मेरा बस मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप दिमाग में रखिए। कभी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा हरे सवाल है, उसमें से एक नाम दे दे जिग्निमा, तो आप पढ़े रहेंगे, इतना तो दिमाग में रहेगा कि हरे सवाल में कहीं ना कहीं मैंने जिग्निमा पढ़ा है। आपको भले नहीं याद हो कि स्वच्छ जल का है या फिर बर्फ कर का है या चट्टानों पर का है, लेकिन ये तो रहेगा कि हाँ हरा शैवाल जिग्निमा है, तो आप कैच कर जाएंगे। तो 3 नाम यहाँ याद रखिएगा। इसके अलावा समुद्री जल में भी पाया जाता है, ये मैरीन वाटर में। समुद्री जल की बात कीजिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैवाल है अलवा। इसे भोजन के रूप में भी इस्तेमाल में किया जाता है। मैं अभी लिखवाऊंगा इसी में कुछ चीज़ें, पहले इसको लिख लीजिए। अलवा हो गया। इसके अलावा वेलेनिया बहुत ही प्यारा नाम है ये, वेलेनिया। फिर एक है कोलरपा। इसी प्रकार कुछ ये सवाल लवड़ी जल में भी पाए जाते हैं। लवड़ी जल की अगर बात की जाए तो जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास। हाइड्रोडिक्टियोन एक और है, हाइड्रोडिक्टियोन 2 नाम याद रखिएगा, लवड़ी जल। इसके अलावा ये शैवाल बर्फ पे भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बर्फ की हम लोग बात करें तो एक नाम है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये एक नाम है, ध्यान रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ना, निवेलिस। फिर एक है क्लेमाइडोमोनास, ये बर्फ पाया जाता है। एक पाया जाता है पहाड़ी चोटी में, बर्फ की पहाड़ी, जो पहाड़ियों पे जो बर्फ जमा होता है उस पर, यहाँ लिख लीजिए, पहाड़ी के बर्फीली चोटी पर
पहाड़ी के चोटी पर पाए जाने वाले जिसे बोलते हैं पहाड़ी के बर्फीली चोटी, पहाड़ी के बर्फीली चोटी पर इस पे कौन पाया जाता है? इस पे पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस। क्लेमाइडोमोनास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास येलो समझ करके इसे पीला सवाल मत समझिएगा। येलोस्टेंसिस येलोस्टोनेंसिस क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। ये जो शैवाल है इन ऊंची पहाड़ियाँ पे जो बर्फ़ की चोटियाँ होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। और दूसरा है जो बर्फ़ में पाया जाता है, हालांकि बर्फ़ पर क्लेमाइडोमोनास निवेलिस पाया जाता है। कुछ शैवाल हैं जो वृक्षों की छालों पे भी पाए जाते हैं। ये हरे शैवाल, तो लिख लीजिए वृक्षों की छालों एवं पौधे तथा जंतुओं के शरीर के ऊपर, पाया जाता है। जो पौधे के छाल है वो पौधे हो गए, जंतु हो गए, कोई भी जंतु उसके ऊपर पाया जाता है, उसके ऊपरी हिस्से पाया जाता है। जैसे एक हो जाएगा इसमें जो है एक नाम है प्रोटोकोकस टेंड्रोफोलिया प्रोटोकोकस टेंड्रोफोलिया। ठीक, दो नाम याद रखिएगा इसका, प्रोटोकोकस और टेंड्रोफोलिया। और एक सवाल और है जो घोंघा के ऊपर पाया जाता है, क्लेडोफोरा। ये शायद मैंने लिखाया था। ये जो घोंघा होते हैं या घेंघा जिसे बोलते हैं, उसके कवच के ऊपर पाया जाता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग घोंघा के कवच पर उगता है। घोंघा के कवच पर उगता है, कवच पर उगता है। कुछ और सवाल है जैसे देखिए, कुछ शैवाल, इसी में लिख लीजिएगा, कुछ शैवाल जैसे कोलियोकीट, ध्यान रखिएगा, कोलियोकीट नाइटेलम दूसरे शैवाल नाइटेला के शरीर पर पाया जाता है। नाइटेला के शरीर पर पाया जाता है। कोलियोकीट नाइटेलम जो शैवाल है, एक शैवाल है नाइटेला, उसके शरीर के ऊपर उगता है। और एक शैवाल मैंने बताया क्लेडोफोरा, ये पूछा गया है, ये घोंघा के कवच के ऊपर, जो घोंघा होते हैं उसके ऊपरी हिस्से पे ये शैवाल उगते हैं। पौधे हैं, उग जाते हैं, जम जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे रहते हैं जो सिम्बायोटिक रूप में रहते हैं, सहजीवी संबंध के साथ में रूप रहते हैं। तो जैसे यहाँ लिख लीजिए कुछ शैवाल, लिख लीजिए कुछ हरे शैवाल। ये हरे शैवालों की बात हो रही है, तो जहाँ मैं कुछ शैवाल लिखूँ तो समझ जाइए कि हरा शैवाल की बात हो रही है। कुछ हरे शैवाल जैसे कोकोमिक्सा, ध्यान रखिएगा, कोकोमिक्सा तथा क्लोरेला लाइकेन में, कामा लगा के लिखिएगा यहाँ पे, लाइकेन में कवक के साथ सहजीवी होते हैं। अभी हम लोग लाइकेन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे लाइकेन क्या होता है। शैवाल और कवक जब आपस में सहजीवी संबंध में रहते हैं तो उसी को बोल दिया जाता है लाइकेन। लाइकेन भी हम लोगों को पढ़ना है। अभी कवक और लाइकेन दो चीज़ें बची हुई हैं। शैवालों के बाद हम लोग कवक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लाइकेन पढ़ेंगे। तो कुछ हरे शैवाल होते हैं जिसमें नाम याद रखना आपको, कोकोमिक्सा और क्लोरेला। अभी क्लोरेला की चर्चा आगे भी होगी, बहुत महत्वपूर्ण शैवाल है ये क्लोरेला। तो कोकोमिक्सा और क्लोरेला लाइकेन में कवक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, सहजीवी संबंधों में रहते हैं। इसके अलावा कुछ और लिख लीजिए, कुछ हरे
परजीवी भी होते हैं कुछ हरे शैवाल, जैसे सेफेल्यूरोस, सीफेल्यूरोस वायरेसेंस इसका पूरा नाम है। हालांकि इतना से भी काम चल जाएगा आप लोग। सीफेल्यूरोस नॉर्मली ऐसे प्रश्न में जाता है इतना ही नाम देता है, लेकिन पूरा नाम लिखिए आप लोग, वायरेसेंस, कॉमा लगा लीजिए। सी कोफिया, इसका मतलब है सीफेल्यूरोस कोफिया पूरा बोलते हैं, तो सी पूरा लिख लीजिए, सीफेल्यूरोस कोफिया। फिर सीफेल्यूरोस, एक ही सीफेल्यूरोस पैनासिटिका, आदि या ये शैवाल लिख लीजिए, सिटिका, ये शैवाल पान, कॉफी और थिया के पौधे पे, एक पौधा होता है थिया के पौधे पर परजीवी रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब ये तीनों जो प्रजाति है ना सीफेल्यूरोस की है, इसीलिए नॉर्मली क्वेश्चन जो बनाता है तो बस इतना ही लिख देगा कि पान के पत्ते पर परजीवी रूप में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, तो सीफेल्यूरोस। लेकिन मैंने अलग अलग लिखा दिया, ये तीनों दे, सीफेल्यूरोस वायरेसेंस ये पान के पत्ते पर पाया जाता है, सीफेल्यूरोस कोफिया ये कॉफी के पत्ते पर पाया जाता है, और सीफेल्यूरोस पैनिसिटिका ये थिया के पत्ते पर पाया जाता है। ये तीनों ये परजीवी रूप में होते हैं, इन्हीं से अपना जीवन जीते हैं और कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गया। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ये जो हरे शैवाल है, आपको पता है जितने भी पेड़ पौधे हैं सब हरे हैं, आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था बहुत पहले, ये नेट में पूछा गया प्रश्न था, हालांकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये जो हरे पौधे हैं इनका पूर्वज कौन है। तो जवाब होगा हमारा कि हरे शैवाल है। तो हरे शैवाल ही वर्तमान में जितने भी हरे पौधे हैं उनका पूर्वज है, माना जाता है इनका पूर्वज। लिख लीजिए, हरे शैवालों को स्थलीय पौधों का पूर्वज माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्थलीय पौधों का पूर्वज या वर्तमान में जो भी पौधे हमें नजर आते हैं जमीन पे, उनका पूर्वज कौन है, यही हरे शैवाल है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति में मैंने बताया कि सबका पूर्वज तो एक ही है ना। लूका और फूका के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन जगह जगह से ब्रांचेज निकलती चली गई तो सबसे करीबी पूर्वज देखा जाने लगा कि सबसे करीबी पूर्वज को, जैसे हरा जो शैवाल हो गया ये स्थलीय पौधों का तो पूर्वज हो गया। फिर हरा शैवाल कहाँ से निकल के आया, उसका पूर्वज, फिर उसका पूर्वज, तो ब्रांच तो एक ही जुड़ गया ना, एक ही ब्रांच से यहाँ से चला, अलग अलग ब्रांचेज बढ़ते चले गए, लेकिन सबका उत्पत्ति तो यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ जो आगे बढ़ा तो यहाँ से आगे बढ़ता है तो इसको मान लेंगे कि इसका पूर्वज ये हो गया, यहाँ आगे बढ़ा तो इसका पूर्वज ये हो गया, इस तरीके से चला। लेकिन जब हम लास्ट में पहुँचने होता है ना कि परम तत्व क्या है, जब हम परम तत्व की बात करते हैं तो हम पहुँचते हैं परमात्मा पर, कि पूरे पृथ्वी पर या पूरी यूनिवर्स में जो भी शुरुआत होती है वो परम तत्व से होता है, परम तत्व है परमात्मा। अब हम बोल रहे हैं कि परम तत्व ने शुरुआत कर दी है यूनिवर्स की, यूनिवर्स पे अलग अलग सोलर सिस्टम बना, अलग अलग ग्रह बने, उसी में हमारा एक ग्रह बना पृथ्वी। तो पृथ्वी पर शुरुआत कैसे हुआ, तो फिर हम मानेंगे यहाँ से शुरू हुआ, तो वो कहाँ से आया, तो परम तत्व के पास पहुँचेगा। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि सबका शुरुआत यहाँ से होता है। लूका और फूका याद करिए, जो मैंने जीवन की उत्पत्ति में पढ़ाया था। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आगे आगे ब्रांचेस बनते गए, जब ब्रांचेस बनते गए तो करीबी एंसेस्टर देखते हैं, करीबी पूर्वज देखा जाता है कि हमारे करीबी पूर्वज कौन है। जैसे हम लोग बोलते हैं मानव का करीबी कौन है, होमो सेपियंस है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा इनकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। हरे शैवालों की क्या विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग होगा आप लोगों का, प्रमुख विशेषता है। ये थोड़ा राइटिंग पे हमारे आप लोग मतलब मत जाया करिए, नो लिखने पे मत जाया करिए। एक्चुअली मैं लिखता सिर्फ इसलिए हूँ कि आपको टैली कर सके। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे साथ लिखते समझते, इसलिए मेरा मकसद होता है समझा करके वो पॉइंट आपको नोट करा देना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बहुत सारे लोग कलरफुल लिखते हैं, अलग अलग राइट, जैसे हेडिंग डालेंगे तो वो भी यहाँ पे अलग हेडिंग डालेंगे, तो फिर मैं बार बार चेंज करूँ, ये करूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा
मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है, बाकी लोगों को लगता होगा। मेरा फोकस होता है कंटेंट के ऊपर, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है उस पर आपको फोकस करना होगा, और आप अपने से कलरफुल लिखे ताकि आपका नोट्स बार बार वहाँ रहना है, आपको बार बार उसे पढ़ना है। एक बार आपने लिख लिया तो बार बार आप नहीं लिखेंगे वीडियो देख करके कि फिर मैं दूसरे पेज पे बनाऊँ, फिर दूसरा कॉपी इस्तेमाल करूँ। एक बार आपने बना लिया तो एक बार बनाइए, थोड़ा टाइम लेकर के बनाइए। टाइम लेके मतलब थोड़ा आराम से बनाइए। जैसे मैं बता रहा हूँ प्रमुख विशेषता लिखिए, तो आप प्रमुख विशेषता फिर अलग कलर से लिखिए, हेडिंग पोस्ट कर लीजिए, वीडियो रोक दीजिए, रोक करके आप हेडिंग अच्छा डालिए, अच्छे पॉइंट में लिखिए, खूबसूरत नोट्स बनाइए, ताकि आपको नोट्स देखने के बाद आपका मन करे कि 4 पन्ना पढ़ जाए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना आ गया है, जिसमें लोग अब लिखना पढ़ना नहीं चाहते, लिखना तो बिल्कुल नहीं चाहते, कॉपी पेन तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं सब बिना कॉपी पेन इस्तेमाल किए ही हो जाए। तो ध्यान रखिए, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकर बने स्टेट में, स्टेट पीसीएस के थ्रू या फिर यूपीएससी के थ्रू, तो आपको कॉपी और कलम से मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत इस हद तक होनी चाहिए, जुनूनी मोहब्बत होनी चाहिए। आपका कॉपी कलम के साथ मतलब जान लीजिए कि यही आपको डिसीजन मेकर बना सकता है। अदरवाइज़ दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको आईएएस नहीं बना पाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी भी आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए कॉपी और कलम चाहिए ही चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस वजह से इस चीज़ को लेकर के कभी भागिए मत, कभी शॉर्टकट मतलब इस मामले में मत जाइए कि हमें लिखना ना हो, बिना लिखे काम हो जाए, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, मतलब आप खुद अपने आप को ही दूर कर रहे होते हैं। आपको लगता है, ऐसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि पिज्ज़ा और बर्गर खाने से आपको टेस्ट तो लगता है, मज़ा तो आता है, टेस्ट होता है, लेकिन आपका हेल्थ ख़राब हो रहा होता है, आप अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं एक्चुअल में फास्ट फूड खा करके। ठीक वैसे ही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से हम कार्टून देख करके कार्टून वाला वीडियो देखें, इतिहास से जुड़ी हुई पिक्चरें देखें, हम देख करके हमें मज़ा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदेह होता है, हमारे क्षमताओं को कम कर रहा होता है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, फिर इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम तैयारी तो कर नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि नया साल आ गया है, नए साल में आपने कदम रखा हुआ है। मैं हर साल जब भी, इस बार तो मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाला नए साल के ऊपर, लेकिन मैं हर बार जब भी वीडियो डालता हूँ एक चीज़ पे मैं बार बार फोकस आप लोगों से करता हूँ कि आप हर साल एक नई डायरी लीजिए, और नई डायरी पर अपने रूटीन्स को लिखने की कोशिश करें। रूटीन में ये मत लिखिए कि मैं सुबह उठा, खाना खाया, फिर टहला, फ्रेश हुआ, ये सब चीज़ें नहीं लिखना। आपको अपने तैयारी को लेकर के रूटीन्स को लिखना है कि मुझे कॉपी पेन के साथ ही पढ़ाई करना है, हमारे जो नोट्स बने हुए हैं उस नोट्स को रिवीजन करना है। आप कैसे रिवीजन करना है वो आपको अपना शेड्यूल बना करके उस पर लिखना है, डेली टू डेली लिखिए। आज मुझे हिस्ट्री के 10 टॉपिक या 10 जो है कि बिंदु हैं, या 10 उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो भी मान लीजिए आप उसमें, कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री के 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे तो आप लिख लीजिए फला ये टॉपिक हमें आज पढ़ना है, उसको एक बार पढ़ना है, फिर उसको अगले हफ्ते रिवाइज करना है, वही डेट डाल दीजिए उसी समय कि नेक्स्ट वीक में 15 तारीख को मुझे इससे रिवाइज करना है, तो पढ़ा रहेगा। फिर उस शेड्यूल को फॉलो करिए, ये शेड्यूल बनाइए, ऐसे शेड्यूल को फॉलो करिए आप। फिर आप प्रैक्टिस में लिखिए कि मुझे प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आज, या 4 दिन में सॉल्व कर लेना है, आप कर लीजिए। मेंस के हमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर राइटिंग करना है, वो आप कर लीजिए। तो वो अगर करते चले जाएंगे, आप लिखते जाइए, बनाते जाइए, वो करते चले जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एआई के माध्यम से बने हुए वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं होगी कि इतिहास पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ कि पिक्चर देखें। हाँ, ये हो सकता है कि फिल्म में एक विजुअलाइजेशन होता है जो आपके दिमाग में रहता है, लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन लिखने के लिए आप विजुअलाइजेशन नहीं ले सकते हैं ना, कि उसने तलवार उठा करके 3 सैनिकों को मार दिया, ऐसे तो लिखना नहीं। हमें तो लिखना है एक बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, बौद्धिकता का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखनी है, और ऐसी चीज़ें लिखनी है कि वो चीज़ भी समाहित हो जाए, उसके रिजल्ट भी आ जाए, और जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उस हिसाब से हम लिख लें। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को करना ही करना है, ध्यान रखिए। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि नए साल में कदम रखे हुए हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, खुद शेड्यूल बनाइए, तय करिए टारगेट कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इतना कर लेना है, ये पढ़ लेना है, और इस तरीके से करना है। देखिए सिलेक्शन तो होगा ही होगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत की है तो आप नाकामयाब तो नहीं होंगे, ये तो मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो आप नाकामयाब नहीं होंगे, कामयाब होंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा आप ना कमा पाए,
कामयाबी का मतलब पैसे से नहीं होता है कि आप करोड़पति हो गए हैं तो आप कामयाब हैं। बहुत सारे करोड़पति लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि वो नाकामयाब है। कामयाबी का मतलब होता है कि आप खुश कितने हैं, आप संतुष्ट कितने, सेटिस्फाई कितने हैं। आपके पास जो जानकारी है, नॉलेज है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी आप संतुष्ट होंगे। इस वजह से संतुष्ट होंगे कि मैंने मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया, जितना मेरी कैपेसिटी थी मैंने उससे बढ़ करके मेहनत किया। नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, लेकिन वो किया हुआ मेहनत आप कहीं ना कहीं सफल हो रहा होगा। आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होंगे, अगर आप टीचिंग लाइन में आते हैं तो वहाँ बेहतर काम कर रहे होंगे। आप इस वजह से भी संतुष्ट होंगे कि ठीक है, बहुत बच्चे नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं वो लाखों लोगों की भीड़ से अलग है। ये भी आपको सेटिस्फेक्शन देता है, और सेटिस्फेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। कोई नमक और रोटी खा के भी खुश है, और कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा कर के वहाँ पे महंगे महंगे भोजन खाकर भी खुश नहीं है, तो आप किसे संतुष्ट कहेंगे? बड़े रेस्टोरेंट में जाने वाला जो फेयर विले से जा रहा है लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, या वह जो झोपड़ी में बैठ करके नमक रोटी खा करके हंस रहा है और मस्त है कि मैं सेटिस्फाई हूँ। तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस सेटिस्फेक्शन के लिए आपको खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करना ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाबी खुद ब खुद धीरे धीरे मिलती है, लेट ही मिलेगी लेकिन मिलेगी। इस चीज़ को लेकर के आप बेफिक्र रहिए कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन मिलेगी। तो विशेषताओं पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 2 पॉइंट बचा हुआ है, विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। 4-5 विशेषताएं लिख लीजिए। तो पहली विशेषता तो ये होगी कि ये जितने भी हरे शैवाल हैं सभी गहरे हरे रंग के होते हैं। तो हम लिखेंगे सभी गहरे हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। क्योंकि हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषी होने का मतलब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या हो जाएंगे? स्वपोषी होते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस हम लोगों का पूरा एक टॉपिक ही होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को लेकर के। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इतना बस समझ रहे। इसके अलावा क्या लिखेंगे? इनका जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो भोजन इंपॉर्टेंट है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च क्या होता है मैंने डिस्कशन किया है, आप लोगों को पहले ही बता दिया, संचित होता है। चौथा, शरीर एक कोशिकीय, शरीर एक कोशिकीय कोलोनियल अथवा तंतुवत होता है, तंतुवत होता है। एक कोश की क्या होता है वो भी मैंने डिस्कशन कर लिया। कोलोनियल, जब मैं हम लोग थैलस पढ़ रहे थे, इनका थैलस स्ट्रक्चर या थैलस कॉम्बिनेशन, वहाँ हम लोगों ने देख लिया कोलोनियल क्या होता है और तंतुवत क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। 5वां, इसमें 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला पाया जाता है, 2 फ्लैजिला पाया जाता है। छठा, इनमें तीनों प्रकार का लैंगिक जनन होता है, तीनों प्रकार का लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तीनों प्रकार का लैंगिक जनन मैंने 3 प्रकार बताया। साथ ही इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर रिप्रोडक्शन वो भी होता है। तीनों प्रकार का लैंगिक जनन होता है। साथ ही इनमें कायिक या इसी को क्या बोलते हैं वर्धी जनन तथा बीजाणु जनन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है। क्लियर? तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, जिसमें हम लोग जनन देखा जाए तो सभी प्रकार के जनन इसमें होते हैं। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के होते हैं। और फ्लैजिला इसमें 2 पाया जाता है, ये आपको ध्यान ही रखना है। और शरीर इनका एक कोशिकीय होता है, कोलोनियल अथवा फिलामेंटस टाइप के होते हैं। इनका थैलस स्ट्रक्चर, भोजन स्टार्च के रूप में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको काम आएगा, आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला वर्ड देखिए, जो क्लोरेला है, क्लोरेला और एक और क्लोरेला और सिनेडेस्मस, क्लोरेला और सिनेडेस्मस, ये दो सवाल है जो हरे सवाल है। क्लोरेला और सिनेडेस्मस का जो इस्तेमाल किया गया C3 साइकिल और केल्विन साइकिल में किया गया। अब ये क्या होता है C3 और केल्विन साइकिल, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण तो वहाँ मैं डिस्कशन करूँगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है ना। ये एक प्रकार देखा जाए तो क्लोरेला का एक प्रयोग है कि क्लोरेला का क्या प्रयोग किया गया। तो क्लोरेला और सिनेडेस्मस का प्रयोग, सिनेडेस्मस का प्रयोग C3 साइकिल और केल्विन साइकिल में किया गया। केल्विन साइकिल में किया गया था, केल्विन साइकिल में किया गया था। ध्यान रखिए, पूछ सकता है क्लोरेला का प्रयोग, ये वैज्ञानिक प्रयोग है। केल्विन साइकिल और जो C3 साइकिल प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक है, वह हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं इसको डिस्कशन करूंगा क्या होता है केल्विन साइकिल, क्या होता है C3 साइकिल, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। एक और जो है कि सवाल है कारा, और ध्यान रखिए कारा, और एक और है इसको बोलते हैं नाइटेला, ये भी दोनों हरे सवाल है। इनका प्रयोग किया जाता है मच्छर के लार्वा को मारने के लिए, जो हानिकारक मच्छर होते हैं उनके लार्वा को मारने में कारा और नाइटेला का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए कारा और नाइटेला का प्रयोग मच्छर के लार्वा के मारने में किया जाता है, लार्वा के मारने में किया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग सवालों का लाभ पढ़ रहे हैं, हालांकि हम लोग इसका एक पूरा एक अलग टॉपिक में बनाऊंगा सवालों का लाभ का। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसको छोड़ के कुछ नई चीज़ें और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये सभी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन यही पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ताकि दिमाग में रहेगा हर सवाल। तो क्लोरेला और सिनेडेस्मस का प्रयोग C3 साइकिल और केल्विन साइकिल में किया गया, एक वैज्ञानिक प्रयोग था। कारा और नाइटेला का प्रयोग मच्छर के लार्वा को मारने में कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसेटाबुलेरिया, तीसरा लिख लीजिए, पॉइंट हो जाएगा। एसेटाबुलेरिया एक सवाल है, इसे सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी बोला जाता है, और एसेटाबुलेरिया का प्रयोग किया गया था हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट में। हैम्बरलिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एसेटाबुलेरिया का जो एक प्रयोग किया एसेटाबुलेरिया पर, उसी को बोल दिया गया हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट। मैं लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, एसेटाबुलेरिया, एसेटाबुलेरिया यह एक कोशिकीय सबसे बड़ा हरा शैवाल है, सबसे बड़ा हरा शैवाल है, जिसे सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी कौन सा है? एसेटाबुलेरिया। इसका प्रयोग हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट में किया गया था। यहां लिख लीजिए, इसका प्रयोग हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट में किया गया था। किसका? एसेटाबुलेरिया का। हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। हालांकि इतने डीप में जा करके प्रश्न नहीं पूछेगा कि हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट का, ये पूछ सकता है कि सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी कौन है? एसेटाबुलेरिया। इसका प्रयोग किस में हुआ था? ये इतना डीप हो सकता है नेट JRF में पूछ दे या PGT वगैरह में पूछ सकता है।
सिविल सर्विसेज में तो मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं होता कि इतना डीप में जा करके इस लेवल का पूछे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। मज़ा तभी आएगा जब इस पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, एसिटाबुलिरिया फिर कभी भूलेंगे नहीं। हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? हैम्बरलिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि एसिटाबुलिरिया का जो कि सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी है, ग्रीन एल्गी है ये, तो उन्होंने एसिटाबुलिरिया के 3 हिस्से देखे। उन्होंने बताया कि बेसिकली एसिटाबुलिरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे देखिए ये इस तरीके का शेप आता है एसिटाबुलिरिया का। उन्होंने बताया एक हिस्सा जो है ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने नाम दिया कैप, बीच वाले हिस्से को उन्होंने नाम दिया स्टॉक, और तीसरे हिस्से को इन्होंने बेस, जो बेसिकली एक प्रकार का पैरिजॉइड जिसे बोलते हैं, RHIZOID, रिजॉइड्स, ZOID, बेस या रिजॉइड, जिसे पैर कहा जाता है। पैर ये बोलते हैं डंठल, इसे रिजॉइड को प्रकंद भी बोलते हैं, और ये कैप यानी कि टोपी। उन्होंने बताया कि एसिटाबुलिरिया जो शैवाल है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। उन्होंने बताया कि जो रिजॉइड्स है, प्रकंद है, या जो बेस है, कैप है, पैर है, सॉरी पैर है, बेस है, यहीं पे न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। वो कहते हैं कि एसिटाबुलिरिया के दूसरे प्रजाति को उसके कैप को निकाल दिया जाए और उसके स्टॉक को हम इस वाले बेस से यानी रिजॉइड से अगर ग्राफ्ट कर दें तो फिर नया जो एसिटाबुलिरिया बनेगा वो कंप्लीट बनेगा, यानी नया डेवलप कर जाएगा एसिटाबुलिरिया। यानी इसका मतलब ये समझिए, ये बताते हैं कि ये जो बेस है एसिटाबुलिरिया का, वहीं पे न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम दूसरे एसिटाबुलिरिया को लें और उसके स्टॉक को यानी बीच वाला हिस्सा जो डंठल है उसको हम पहले एसिटाबुलिरिया के या किसी भी एसिटाबुलिरिया के बेस यानी पैर पे अगर हम ग्राफ्ट कर दें तो यहाँ से हमें एक नया एसिटाबुलिरिया मिल जाएगा, यानी एसिटाबुलिरिया न्यू पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। और जो डेवलप एसिटाबुलिरिया होगा उसमें सभी हिस्से होंगे, कैप भी होगा, स्टॉक भी होगा और रिजॉइड्स होगा, बेस भी होगा यानी पैर भी होगा। इसी प्रयोग को बोला गया हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं, अगर इसको आप उस तरीके से देखेंगे, अगर सीक्वेंस में अगर देखा जाए हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट को, तो उसका चित्र कैसे बनेगा। एक मान लीजिए एसिटाबुलिरिया ये है, ये एसिटाबुलिरिया है जिसमें ये स्टॉक हो गया, ये कैप हो गया और ये बेस हो गया। मैं यहाँ बेस लिख रहा हूँ, आप चाहें तो रिजॉइड लिख सकते हैं, बेस। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके बेस में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। फिर बढ़ते हैं कि हम एक ग्राफ्ट करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एसिटाबुलिरिया कि ये एसिटाबुलिरिया है, और यहाँ पे हमें दूसरा एसिटाबुलिरिया लेते हैं जिसका सिर्फ स्टॉक वाले हिस्से को हम ग्राफ्ट कर देते हैं, सिर्फ स्टॉक वाले हिस्से। स्टॉक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैप यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, कैप रिमूव हो गया, कैप रिमूव हो गया। स्टॉक वाले हिस्से को जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो फिर नया जो हमें आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि एसिटाबुलिरिया ये वाला पूरी तरीके से डेवलप एसिटाबुलिरिया मिलेगा, जिसमें कैप भी आ जाएगा, कैप भी आ जाएगा, और ये स्टॉक रहेगा ही, और ये बेस। तो ये न्यू एसिटाबुलिरिया हमें प्राप्त हो जाएगा, न्यू एल्गी। इसी को बोला गया सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट। इसका सीधा से मतलब ये हो गया कि हम एक, जैसे कलमी हम लोग बोलते हैं ना, आज हम लोग देखते हैं कि किसी पेड़ के डंठल को काट करके दूसरे पेड़ के डंठल के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हमें एक नया पौधा मिल जाता है ना। तो यहाँ पे बस ये डंठल के साथ नहीं जोड़ा जा रहा, वहाँ उसके जड़ के साथ जोड़ा जा रहा है, बेस के साथ, पैर के साथ जोड़ा जा रहा है। बस ऐसे समझ लिया आसान से शब्दों में। आज हम लोग देखते हैं कि कलमी आम खूब चलता है, चर्चा में रहता है, कलमी अमरूद भी खूब चलता है। कलमी आम क्या करते हैं कि किसी बेहतरीन आम का जो पेड़ है उस पेड़ के डंठल को एक हम काटते हैं, फिर दूसरे पेड़ के डंठल के साथ उसको हम ग्राफ्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं वहाँ पे। फिर वो जो डंठल हम काट के लाए हैं एक अच्छे पेड़ का, वो डंठल डेवलप हो जाता है, एक पौधा बन जाता है, उसमें जड़ें निकल आती हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो फिर उसको निकाल करके हम फिर अलग रोप देते हैं, ज़मीन में ले लेते हैं, नया पौधा बन जाता है। यहाँ पे वही हो रहा है शैवाल के साथ, एसिटाबुलिरिया के साथ। ये बताते हैं कि अब यहाँ रोपना कहाँ हमें, एक के स्टॉक यानी डंठल बीच वाले हिस्से को करेंगे, लेकिन कहाँ ग्राफ्ट करेंगे, उसके स्टॉक में ही ग्राफ्ट नहीं करेंगे, स्टॉक को हम उसके बेस में ग्राफ्ट करेंगे, रिजॉइड में ग्राफ्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमें एक नया जो है कि एसिटाबुलिरिया निकल के आ जाएगा। जब निकल के आएगा तो कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब उसमें कैप भी होगा, स्टॉक भी होगा और बेस भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। इसी को बोला गया हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट, यही है बस, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग किया गया हैम्बरलिंग एक्सपेरिमेंट में, एसिटाबुलिरिया ग्रीन एल्गी का, जो सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी माना जाता है। दिमाग में खूब अच्छे से ठूस लीजिए, एकदम याद होने चाहिए, ठीक।
इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए, अलवा को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलवा कहाँ पाया जाता है, हमने बताया था समुद्री जल में पाया जाता है। तो अलवा क्या होता है, भोजन के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा पांचवा क्लोरेला को भी देखिए, कुछ चीज़ें और है क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला का जो प्रयोग किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। अभी क्या है, सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है अभी समझाता हूँ, इसको लिख लीजिए। क्लोरेला इसका प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में होता है। सिंगल सेल प्रोटीन जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में SCP, प्रोटीन के रूप में किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है कि ऐसी सूक्ष्म कोशिकाएं, सूखी कोशिकाएं जो सूखी हुई हों, जिनका प्रयोग हम भोजन के रूप में इसलिए करते हैं ताकि इससे हमें प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। तो क्लोरेला का प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ताकि आपके दिमाग में रहे, कभी भी भूले नहीं। SCP मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सिंगल सेल प्रोटीन। लिखिए, सूक्ष्म जीवों की सूखी कोशिकाएं, सूक्ष्म जीवों की ऐसी सूखी कोशिकाएं, सूक्ष्म जीवों की, अरे एक मिनट, सूक्ष्म जीवों की, इसे मिटाइए तो एक अच्छा सा डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बन जाए। सूक्ष्म जीवों की ऐसी सूखी कोशिकाएं जिनका प्रयोग मानव या पशु, ध्यान रखिए दोनों प्रयोग कर दिए, मानव या पशु प्रोटीन के पूरक के रूप में करते हैं, प्रोटीन के पूरक के रूप में करते हैं, उसे सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। उसे SCP कहा जाता है। SCP कहा जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब हो गया कि सूक्ष्म जीवों की ऐसी सूखी कोशिकाएं जिनका प्रयोग मानव प्रोटीन के पूरक के रूप में करते हैं। प्रोटीन नहीं मिलाती है खाली, से अक्सर आप लोग देखते होंगे रील्स वगैरह में आते हैं, प्रोटीन के पूरक के रूप में कई सारे ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं, खास तौर से खिलाड़ी वगैरह लेते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन सब्स्टिट्यूट में रूप में। इसलिए वो खिलाड़ियों को ड्रग्स के बजाय ऐसे खान पान पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये चीज़ खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है, ये चीज़ खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है। तो ये एक सूखी कोशिका है, मानव भी यूज कर सकते हैं, पशुओं को भी दिया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। इसमें लिख लीजिए, इसमें प्रोटीन के साथ ही कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ अन्य खनिज भी होते हैं। अच्छा, एक तो हो गया मैंने बताया क्लोरेला। इसके अलावा SCP के रूप में अब मैं लिखवा दूं कि सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में ये इस्तेमाल होता है, तो आप तो समझ में आ गए। इसका सीधा मतलब उसकी सूखी हुई कोशिकाएं हम लेंगे, सेवन करेंगे उसका, तो हमें उससे प्रोटीन बड़ी मात्रा मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन के पूरक के रूप में होता है, सब्स्टिट्यूट होता है वो प्रोटीन का, ठीक है ना। तो स्पाइरुलिना का भी प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए स्पाइरुलिना, पॉइंट कौन सा है, 5वां है ना, 6वां नंबर डालिए। स्पाइरुलिना का प्रयोग भी SCP के रूप में होता है। स्पाइरुलिना, सॉरी इसको लीना ही बोलते हैं, स्पाइरुलिना का प्रयोग भी SCP के रूप में किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया क्लोरेला में, चलो अगला पॉइंट लिखिए। तो SCP हो गया ना, सिंगल सेल प्रोटीन, समझ गए। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री भी लेकर के जाते हैं। जब अंतरिक्ष यात्रा पर जाते हैं तो वो लेकर के जाते हैं अंतरिक्ष यात्री भी, उससे उन्हें एक तो भोजन के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे उन्हें ऑक्सीजन, फिर क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्लोरेला
सातवां, क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री भी साथ लेकर जाते हैं। ठीक, एक तो हो गया ये। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हरा शैवाल ऐसा प्रथम शैवाल है, यानी शैवालों से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक हरे शैवाल से ही प्राप्त किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने प्रतिजैविक के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि प्रथम प्रतिजैविक जो बनाया गया था वो कवक से बनाया गया था। फर्स्ट पेनिसिलिन, याद है ना नाम आप लोग? फर्स्ट एंटीबायोटिक कवक से ही बना था। फिर उसके बाद हमें कवक के अलावा जीवाणु से एंटीबायोटिक बनता है, जीवाणु के अलावा फिर शैवालों से भी एंटीबायोटिक बनता है। तो पहला जो एंटीबायोटिक शैवालों से बनाया गया वो हरे शैवाल से बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लिखिए कि शैवालों से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन है। क्लोरेलिन, ध्यान रखिए, क्लोरेलिन है। किससे प्राप्त किया गया था? क्लोरेला से ही प्राप्त किया गया था। क्लोरेला कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो शैवालों से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक क्लोरेलिन है, जो क्लोरेला से प्राप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला से प्राप्त किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्लोरेला से प्राप्त किया गया था। अब यहीं पे लिख लीजिए, जीवाणु से और कवक से, दोनों चीज लिखिए। उल्लेखनीय है कि प्रथम एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया गया था, जिसका नाम पेनिसिलिन था, जो पेनिसिलियम नाटेटम या क्राइसोजीनम, ये मैंने लिखवाया आप लोगों को, क्राइसोजीनम नामक कवक से प्राप्त हुआ था। ऐसे लिखिए, क्राइसोजीनम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। पहला जो एंटीबायोटिक बना वो कवक से बना। नाम क्या था? पेनिसिलिन। किसे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम नाइटेटम या क्राइसोजीनम से प्राप्त किया गया था। क्लियर हो गया? वही लिखिए, वही जीवाणु से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन था, जो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस नामक, स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस इंपॉर्टेंट है, ग्रीसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखिए। पहला जो एंटीबायोटिक बना वो बना कवक से बना। कौन से कवक? जिसका नाम क्या था? एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नाइटेटम या क्राइसोजीनम, दोनों नाम आता है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये तो पहला एंटीबायोटिक हो गया, कवक से जो एंटीबायोटिक बना, तो पहला कवक जो था जिससे एंटीबायोटिक बनाया गया उसका नाम क्या था? ध्यान रखिए, उसका नाम था क्लोरेला, और एंटीबायोटिक का नाम था क्लोरेलिन नाम था। तो क्लोरेलिन और क्लोरेला मिलता जुलता है, तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा। क्लोरेलिन था, क्लोरेला से बना था।
पहला एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया गया एंटीबायोटिक। वहीं जो जीवाणु था, पहला जीवाणु जिससे एंटीबायोटिक प्राप्त किया गया उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन था, जो एंटीबायोटिक का नाम था। कौन सा जीवाणु था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम था उसका। ये भी नाम आपको याद रखना है। तो मिलता जुलता नाम है यहाँ पे एंटीबायोटिक का, तीनों का नाम लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ ये कवक वाला बिल्कुल अलग, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, लेकिन पेनिसिलियम नाइट्रेटम तो सब मिलता ही जुलता है। बस आपको ध्यान होना चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे याद हो जाएगा। कवक पहला एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नाइट्रेटम या क्राइसोजीनम। इसी प्रकार क्लोरेलिन, क्लोरेला से बना हुआ कवक से पहला एंटीबायोटिक, और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम था। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो कौन सा पॉइंट हो गया हम लोग? 8वां ना। एक पॉइंट और लिख लेना है। 9वां पॉइंट, एक हरा शैवाल जिसका नाम था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। और एक और है, और लिख लीजिए क्लेडोफोरा, इंपॉर्टेंट है ये भी हरा शैवाल। क्लेडोफोरा का प्रयोग एंजल मैन एक्सपेरिमेंट में किया गया था। एंजल मैन बोला जाता है कई जगह एंजल मान पढ़ा जाता है। मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, आप चाहे उसे मैन पढ़िए या मान पढ़िए। तो स्पाइरोगोरा और क्लेडोफोरा का प्रयोग एंजल मैन एक्सपेरिमेंट में, इसको स्पेलिंग लिख लीजिए एंजल मैन का। एंजल को लिखे ENGALMANN ENGAL। अब इसको एंजल पढ़िए, एंगल पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। एंजल MANN को मान पढ़िए या मैन पढ़िए, ठीक। एंजल मान, मैं यहाँ मान ही लिख दे रहा हूँ ताकि मेरे हिसाब से लग रहा है मान है होगा। एंजल मान एक्सपेरिमेंट में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? एंजल मैन एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग देख लिया ऊपर, एंजल मान एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया गया था 2 हरे शैवालों का, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा का। ऊपर हम लोगों ने हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट को समझा, यहाँ इसको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या गया, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, लिखिए। एंजल मान एक्सपेरिमेंट में, एंजल मान एक्सपेरिमेंट में यह दिखाने का प्रयास किया गया था, कि प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन उत्पादन, ये बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन उत्पादन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रयोग था, खासतौर से फोटोसिंथेसिस को लेकर के, क्योंकि ये हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो इसका प्रयोग उसमें, जैसे C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, वो भी फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। ये जो एंजल मान एक्सपेरिमेंट है ये भी फोटोसिंथेसिस से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बताते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन का उत्पादन, ये बेसिकली प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ हरे शैवालों का प्रयोग करके लाइट्स मतलब दिखाने का प्रयास किया था कि ये देख लीजिए। तो इसमें देखिए उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक। लिख लीजिए। इस प्रयोग में एंजल मान वैज्ञानिक नाम ध्यान रखें। एंजल मान ने अलग अलग प्रकाश रंगों के साथ तंतुमय हरे शैवालों को प्रकाशित किया। यही दिखा रहे थे कि एक्चुअल में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है,
और इसके लिए उन्होंने कुछ तंतुमय शैवाल हैं, ये ध्यान रखिए। दोनों जो शैवाल हैं ऊपर हमने जो लिखा स्पायरोगायरा और कैल्डोफेरा, इनका थैलस कैसा है, फिलामेंटस टाइप का, तंतु में होता है। इसको उन्होंने अलग अलग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि ये चीज़ें प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। उसी को बोला गया एंगलमान एक्सपेरिमेंट। तो इसी के साथ हम लोगों का जो ग्रीन एल्गी है वो एंड होता है। हमने बताया कि जितने भी एल्गी हैं, जितने भी शैवाल हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शैवाल है वो नीलहरी शैवाल और ये हरे शैवाल। उसके बाद तीसरे नंबर पर लाल शैवाल आता है। ये बहुत प्रयोग में खूब लाए गए, इनका खूब प्रयोग किया गया। लाल शैवालों में भी हम लोग देखेंगे कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट वहाँ भी किए गए हैं। तो हरे शैवालों में ये जो एक्सपेरिमेंट रहा, ये बाकी चीज़ें, आप इस सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसकी विशेषता वगैरह आप नहीं ध्यान रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मैंने 8 पॉइंट लिखा है ये आपको ध्यान रखिए, प्रश्न यहीं से सीधे सीधे आ जाते हैं। तो उम्मीद है क्लासेज आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए आसानी के साथ। तो आप लोग ज्वाइन करिए साइंस क्लास को। आप चाहें तो पूरा साइंस एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी शामिल रहेगा, या आप चाहें तो अलग अलग सेक्शन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे किसी को लगता है कि नहीं मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सही है, मुझे सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी पढ़ना है, तो आप जूलॉजी और बॉटनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो चारों सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होगा वो हम लोग बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, वो पूरा मेंस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो यहाँ से जैसे मेंस के अकॉर्डिंग होगी, तो वो चीज़ें हम लोग इसी में पढ़ लेंगे उसी हिसाब से मेंस के अकॉर्डिंग, ताकि फिर वहाँ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।